नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ आपका, और जीके में जो है मैंने क्लासें चलाई थी। कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का हल करवाया था और साथ में वो चारों ऑप्शन जो थे ना उस टेस्ट सीरीज के उनको भी खुलकर बताया था, जिसके कारण जो है अपनी क्लासों में जो है 32 क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो है पेपर में आए थे। ठीक है, जीके का जो पेपर हुआ था उसमें, और उसका सबूत भी मैंने यूट्यूब पर दे रखा है। आज हम जो है एक अलग तरीके से पूरा डिटेल के हिसाब से जो है ना, पूरा डिटेल से जो है सेकंड ग्रेड जिसका एग्जाम आपका सितंबर में होना है, ठीक है, उसको लेकर आए हैं और एकदम डिटेल से हर टॉपिक को जानेंगे। और आज हम शुरू करेंगे क्लास नंबर 1 1919 भारत शासन अधिनियम से। इतना डिटेल से बताया जाएगा क्योंकि आपको पता है पेपर का लेवल थोड़ा डीप आने लग गया, तो हर चीज जानेंगे। और आप जो है इस वीडियो को देखें और जो है कमेंट में जरूर कुछ सजेशन दे, जो हम जो है आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप सजेशन देंगे तो हम और अच्छा सुधार करेंगे। पहले क्लास देखें। आज अपनी क्लास नंबर 1 है जिसमें हम 1919 भारत शासन अधिनियम से शुरू करेंगे। सबसे पहले इस अधिनियम की पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि पृष्ठभूमि जो है इसकी क्या रही है। तो सबसे पहले जो अगस्त घोषणा हुई थी, जो कब हुई थी आपकी 20 अगस्त 1917 को। तो ये जो अगस्त घोषणा है यही जो है भारत शासन अधिनियम 1919 की नींव की भांति मान सकते हो आप, या इसकी पृष्ठभूमि मान सकते हो कि अगस्त घोषणा जो कब हुई थी 20 अगस्त 1917 को, और यही जो है आगे जाकर भारत शासन अधिनियम 1919 की जो है नींव बनी। ठीक है, इसके पश्चात मॉन्टेग्यू कौन थे उस टाइम भारत सचिव थे। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माउंटेन्यू के साथ एक उच्च स्तरीय दल तत्कालीन भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों की स्थिति का अध्ययन करने भारत आया। मतलब जो माउंटेन्यू है, जो भारत सचिव थे उस समय, उनके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय दल 20 अगस्त 1917 की अगस्त घोषणा के बाद में जो है भारत आया। क्या करने? जो है राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने। तो ये अगस्त घोषणा की डेट आपको याद है रखनी है। फिर देखो, इस दल के अध्ययन के आधार पर जुलाई 1918 में माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई, और यह रिपोर्ट 1919 के भारत शासन अधिनियम का आधार बनी। तो यह इंपॉर्टेंट बनता है। कब? जुलाई 1918 में माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक नाम से रिपोर्ट प्रकाशित हुई, और यही जो रिपोर्ट है वो 1919 के जो भारत शासन अधिनियम है उसका आधार बनी। तो भारत जो शासन अधिनियम 1919 है उसके दो आधार मान सकते हो। एक तो आपका अगस्त घोषणा, जिसके पश्चात जो है भारत सचिव माउंटेन्यू जो है आपके कहां पर आए? भारत आए। और दूसरा जो है आपकी माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जुलाई 1918 में, वो ये दोनों चीजें जो है 1919 भारत शासन अधिनियम की क्या बनी? आधार बनी। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना, डेट भी याद रखना है। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि इस अधिनियम के पारित होने के समय भारत के सचिव तो माउंटेन्यू थे, अभी ऊपर बात कर चुके, और वायसराय चेम्सफोर्ड थे। कई बार ये पूछ लेते हैं कि जैसे 1919 अधिनियम है ना, इसका दूसरा नाम देखो क्या है? इसे माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 को माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 कहते हैं। तो माउंटेन्यू और चेम्सफोर्ड क्या थे? तो माउंटेन्यू तो क्या थे? आपके भारत सचिव थे। क्या थे? भारत सचिव थे। और चेम्सफोर्ड क्या थे? आपके वायसराय। चेम्सफोर्ड क्या थे? वायसराय। और वायसराय को हम कह सकते हैं गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल भी, ये दोनों एक ही पद होते थे उस टाइम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, आने के चांस भी बनते हैं कि 1919 भारत शासन अधिनियम जिसको माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 कहते हैं, उसमें माउंटेन्यू और चेम्सफोर्ड क्या थे? तो माउंटेन्यू तो थे भारत सचिव उस समय, और चेम्सफोर्ड थे वायसराय, जिसको गवर्नर जनरल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका उपनाम हो गया कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1919 का माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। फिर बात आती है कि संसद में ये पारित कब हुआ? तो देखो, संसद में पारित होने के बाद जो ये अधिनियम है वो आपका 23 दिसंबर 1919 को लागू हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना लागू कब हुआ? 23 दिसंबर 1919 को। नाम ही क्या है इसका? चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत शासन अधिनियम 1919। तो लागू कब होगा? 1919 को। लेकिन डेट याद रख लेना, 23 दिसंबर 1919 को भारत शासन अधिनियम 1919 क्या हुआ था? लागू हुआ था भारत में। ठीक है, तो ये मुख्य डेट्स आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, जब ये लागू हुआ था ना भारत शासन अधिनियम 1919, उस दौरान जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ना, उनका नाम था डेविड लॉयड जॉर्ज। और कौन सी पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से। इंपॉर्टेंट बनता है, नोट कर लेना। शॉर्ट नोट्स बना लो आप। क्या कर लो? शॉर्ट नोट्स बना ले। मैं जो
चीज बोल रहा हूं ना इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको जो है नोट्स बना लेनी है, ठीक है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत शासन अधिनियम 1919 लागू हुआ? तो डेविड लॉयड जॉर्ज थे, और कौन सी पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से। इतना डीप भी क्वेश्चन जा सकते हैं और गए हुए भी हैं, कई जो एग्जाम है उनमें गए हुए भी हैं। तो ध्यान रखना, ब्रिटेन प्रधानमंत्री भारत शासन अधिनियम 1919 के समय कौन थे? डेविड लॉयड जॉर्ज, और लिबरल पार्टी से थे। और ब्रिटिश सम्राट कौन थे? मतलब ब्रिटेन के राजा उस समय थे जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम ऐसे भी लिख सकते हो आप, जॉर्ज पंचम, ठीक है, मतलब फिफ्थ जॉर्ज थे वहां पर, 5वें नंबर के जॉर्ज थे। जैसे अपने होते हैं ना पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, वैसे जो है वहां पर जॉर्ज पंचम थे, ठीक है। तो ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम ब्रिटिश सम्राट थे। फिर देखो, अधिनियम को लाने के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो कौन कौन से थे? मतलब जैसे पहले 1909 में एक अधिनियम आ चुका था, फिर क्या कारक थे कि आपको 1919 में एक और अधिनियम लाना पड़ा? तो इसकी भी हम थोड़ी सी समीक्षा कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं कि अधिनियम को लाने के लिए उत्तरदायी कारक। देखो, अभी मैं बात कर चुका कि 1919 में एक अधिनियम पहले से था, फिर क्यों लाया गया? तो उसका रीजन यही था कि 1919 का जो अधिनियम था उसकी असफलता, वो भारत पर अच्छे तरीके से लागू नहीं हो रहा था। तो 1919 अधिनियम की असफलता जो है वो क्या खींच लाई? 1919 अधिनियम को खींच लाई। मतलब 1919 अधिनियम लागू करने पर मजबूर किसने किया? 1909 का जो अधिनियम है उसकी असफलता ने। ये एक ही कारक नहीं था, और भी कारक थे, हर कारक याद होना चाहिए। दूसरा कारक क्या था कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता 1916 के तहत आपसी मतभेद बुलाकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष सुधारों की योजना रखी। मतलब जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है ना, इन दोनों में लड़ाइयां तो चलती रहती थी, लेकिन जो लखनऊ समझौता हुआ 1916 में, डेट याद रख लेना, कौन सा समझौता वो भी याद रख लेना, लखनऊ समझौता। किस किस के बीच हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन जो लखनऊ समझौता था ना, उसमें इन्होंने आपसी बैर को बुला दिया और ब्रिटिश सरकार के समक्ष सुधारों की योजना रखी कि 1909 का जो अधिनियम है वो सही नहीं लग रहा, उसमें थोड़े सुधार किए जाए। इसलिए जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने जो है लखनऊ समझौते में ये मांग रखी ब्रिटिश सरकार से कि जो है सुधार की कुछ योजना लाई जाए। फिर देखो, 1909 में शुरू की गई सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था, मतलब 1909 जो अधिनियम था ना, उसमें सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था जो है लागू की गई, और उस व्यवस्था को अच्छे तरीके से लागू नहीं किया गया, और यह भी क्या बनी? एक उत्तरदायी कारक बनी। क्या बनी? उत्तरदायी कारक कि इसमें कुछ सुधार किया जाए। हालांकि जो 1919 अधिनियम है उसमें ये जो है और बढ़ा दी गई। क्या बढ़ा दी गई वो हम आगे जानेंगे, लेकिन 1909 में जो आपकी सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था थी उससे भी भारतीय क्या थे? नाराज थे। फिर चौथा कारण देखो, चौथा कारण कि प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए भारत से किया गया वादा। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला? 1914 से चला था। 1914 से आप 18 तक मान लो, मेन इतना चला था। तो जो है भारतीय सेना जो है इसमें शामिल हो, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने जो है बोला था कि भारत जो है ना, भारत के सैनिक वो हमारी तरफ से लड़े विश्व युद्ध में, तो हम क्या करेंगे? भारत में एक जो है अच्छा जो है कानून बनाएंगे और कुछ सुधार करेंगे। तो वो वादा भी कब किससे किया गया था? भारतीयों से। तो ये भी एक प्रमुख कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए भारतीयों से किया गया वादा। इन्होंने बोला था भारतीयों को कि आप विश्व युद्ध में हमारी तरफ से लड़े, हम आपको जो है एक नया जो है कानून देंगे, नया एक संविधान टाइप से जो है अधिनियम पारित करेंगे, और उसमें बहुत जो है आपको ही मौका देंगे। तो वो भी एक इसका कारक रहा, ठीक है। फिर है होम रूल लीग आंदोलन आदि के माध्यम से स्वशासन की मांग। एक होम रूल लीग आंदोलन हुआ था, ये 1916 के आसपास हुआ था। कब हुआ था? 1916 के आसपास। एनी बेसेंट के नेतृत्व में भी हुआ था ये, ठीक है। तो जो होम रूल आंदोलन था ना, उसमें जो है स्वशासन की मांग का बहुत जो है क्या किया गया? समर्थन किया गया। स्वशासन मतलब जो है भारत को स्वतंत्र कराया जाए। तो ये भी जो है 1919 अधिनियम के लिए क्या था? उत्तरदायी कारक था। फिर एक छठा कारण और लास्ट कारण है कि समाचार, साहित्य और आदि के माध्यम से आम जन में जागृति, यानी कि नए नए जो क्रांतिकारी उभर रहे थे और जो है आम जनता में भी जागृति आ रही थी कि ब्रिटिश सरकार जो है अपने जो है सही नहीं है, अपने साथ जो है अन्याय कर रही है। तो ये भी जो एक कारक था कि एक अच्छा जो है लागू किया जाए अधिनियम, ताकि जो है लोग थोड़े से खुश हो जाए। फिर आता है आपका 1919 अधिनियम की प्रस्तावना। ये क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, ये लाइन की एक बार क्वेश्चन आ जाता है कि 1919 अधिनियम के बारे में समझाइए, मतलब सत्य कथन बताइए। तो उसमें एक कथन आ जाता है कि इस अधिनियम की स्वयं की प्रस्तावना थी। इस अधिनियम की स्वयं की प्रस्तावना थी। तो यह बात बिल्कुल सही है, स्वयं की
प्रस्तावना थी। प्रस्तावना क्या होता है? एक संक्षिप्त रूप होता है। जैसे भारत की प्रस्तावना है ना, उद्देश्य का, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वो पूरी की पूरी बता देती है कि भारत के संविधान में लिखा हुआ क्या है। वो एक पेज पूरा बता देता है कि अंदर क्या है। तो वही चीज है कि 1919 अधिनियम की अलग से प्रस्तावना थी। तो क्वेश्चन आया हुआ है, वापस ध्यान रख लेना। कई बार सत्य कथन में ये कथन दे देते हैं कि इस अधिनियम की स्वयं की प्रस्तावना थी पृथक से, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखो इसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ क्या था कि प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यह बात प्रस्तावना में रखी हुई थी। ठीक है, फिर है भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर ही रहेगा भारत, लेकिन जो है भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाएगा। मतलब पदों पर जो है भारतीय जो व्यक्ति है उनको बढ़ाया जाएगा अलग अलग पदों पर। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश जो साम्राज्य उसका अभिन्न अंग माना जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो है 1919 अधिनियम की प्रस्तावना में भारत को जो है ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बताया गया। तो ये जो है एकदम सही माना जाएगा, ध्यान रखना, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर अब भारत में अपन क्या करते हैं, अपने को लगता है कि यार पेपर बाहर से आ गया, पढ़ा था उसमें से कुछ नहीं आया, लेकिन मेन ये कि अपन पढ़ते नहीं है। अपन जो ऐसे क्वेश्चंस को ना, ऐसे लाइंस को जो है मतलब नगण्य मान देते हैं, यार यहां से कौन पूछने वाला है, जबकि रियल में यहां से ही पूछ लेते हैं। जैसे मैं बता चुका कि क्वेश्चन पूछ लें कि भारत ब्रिटिश जो है 1919 अधिनियम के तहत भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग माना गया, ये सत्य है या असत्य, तो अपन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अपन ने ये लाइन जो गौर से पढ़ी नहीं। तो अब ध्यान रखना इस लाइन का। फिर भारत में स्वशासन की संस्थाओं तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना का काम धीरे धीरे व क्रमिक रूप से होगा। मतलब जो आपका उत्तरदायी शासन है, मतलब भारत को आजादी देने की बात है, वो काम जो है धीरे धीरे और क्रमिक रूप से हम करते रहेंगे। मतलब स्वशासन यानी कि भारतीयों की भागीदारी को जो है धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो ये भी बात उसकी प्रस्तावना में लिखी हुई थी। फिर आता है कि प्रांतीय मामलों में प्रांतीय सरकारों को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त रखने का प्रयास किया गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट बनती है। 1919 अधिनियम जो है उनमें प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। क्या दी गई? प्रांतों को स्वायत्तता। ये नाम याद रख लेना, स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब है प्रांतों को जो है ये आजादी दी गई कि आप जो है केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर अपने कानून बना सकते हो, अपने जो है शासन चला सकते हो। तो ये एक लाइन याद रख लेना 1919 अधिनियम की, कि 1919 अधिनियम में जो है प्रांतों को जो है केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त रखकर, यानी कि प्रांतों को क्या दी गई? स्वायत्तता, स्वतंत्रता दी गई प्रांतों को कि आप अपने कानून बना सकते हो। तो ये बात होती है अपने जो है 1919 अधिनियम की प्रस्तावना की। अब बात आती है 1919 अधिनियम की कुछ विशेषताएं, उनके बारे में कि 1919 अधिनियम है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहली विशेषता, इनको क्रमिक रूप से जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उनको तो आप नोट पक्का ही कर लें। सबसे पहली विशेषता है कि भारत परिषद में परिवर्तन किया गया। ठीक है, भारत परिषद क्या थी? भारत परिषद होती थी तो ब्रिटेन में बैठती थी। कहां पर बैठती थी? ब्रिटेन में बैठती थी। ये ब्रिटेन में रहती थी। ठीक है, ब्रिटेन में रहती थी और जो है भारत से संबंधित कामकाज यही देखते थे। भारत से संबंधित, ब्रिटिश संसद का अंग थी ये, भारत से संबंधित जो है ना आपके काम वगैरह यही देखते थे। ठीक है, और ये ब्रिटिश संसद का भाग होती थी। ब्रिटिश संसद का भाग होती थी, ये संसद का भाग होती थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो भारत परिषद थी, उसमें क्या परिवर्तन किया गया वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो, भारतीय उपनिवेश के मामलों को देखने के लिए ब्रिटेन में स्थित मंत्रिमंडल में एक मंत्री होता था। ये बात मैं बता चुका, वह भारत सचिव कहलाता था। ठीक है, जैसे भारत सचिव 1919 के अधिनियम के समय कौन थे? माउंटेन्यू थे। ठीक है, तो वैसे ही जो एक भारत सचिव होता था किसमें? ब्रिटिश मंत्रिमंडल में, वहां के मंत्रिमंडल में। उसकी एक परिषद होती थी जिसे भारत परिषद कहा जाता था। इस परिषद पर होने वाला वह भारत पर भारित होता था। मतलब 1919 जो अधिनियम है ना, 1919 अधिनियम, उससे पहले जो भारत परिषद है ना, उसमें जो वे होता था वो किस पर भारित होता था? भारत पर होता था। अब इसमें क्या परिवर्तन किया गया वो देखते हैं। ठीक है, भारत सचिव जो होते थे उसकी परिषद को भारत परिषद कहा जाता था और इसका पूरा खर्चा, ये रहती ब्रिटेन में थी, मंत्री भी ब्रिटेन के थे, मतलब संसद ब्रिटिश संसद का ही पार्ट था, लेकिन इस पर जो खर्चा होता था ना वो भारत के बजट पर जो है भारित होता था, मतलब भारत से वसूला जाता था। तो इसमें क्या चेंज किए गए तो वो देख लो कि 1919 अधिनियम के तहत जो भारत परिषद और जो भारत सचिव है उनके संबंध में कुछ परिवर्तन किए गए। वो देखो क्या किए गए। सबसे पहला क्या किया गया कि भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कम की गई। ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्वेश्चन आया था कि सत्य कथन में एक कथन था कि 1919 अधिनियम में भारत परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी, ये आई थी बात, लेकिन बढ़ाई नहीं थी। ध्यान रखना, बढ़ाई नहीं थी, क्या कर दी गई? कम कर दी गई। न्यूनतम 8 व अधिकतम 12 सदस्य होंगे, ये बात 1919 अधिनियम में कही गई। तो इसको भी आप जो नोट कर लेना, मैं बता देता हूं। न्यूनतम 8
और अधिकतम 12 सदस्य होंगे। मतलब भारत परिषद में 8 से 12 सदस्य होंगे, न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 होंगे। और सदस्यों की संख्या कम कर दी गई, पहले कितनी थी? 12 व 14 थी। पहले यह था कि न्यूनतम 12 हो सकते हैं और अधिकतम 14, लेकिन इस अधिनियम में क्या किया गया? कम कर दी गई कि न्यूनतम तो 8 होंगे और अधिकतम कितने होंगे? 12 होंगे। ठीक है। और इनमें से आधे सदस्य ऐसे होंगे जो 10 वर्ष तक भारत में रह चुके होंगे तथा जिन्होंने हाल ही में भारत छोड़ा है। मतलब आपको पता ही है भारत परिषद होता था ब्रिटेन में, तो इन्होंने बोला कि अब सदस्य संख्या 8 से 12 होगी, मतलब न्यूनतम 8 या अधिकतम 12 रख सकते हो आप। पहले न्यूनतम 12 और अधिकतम 14 थे। और ये जो है इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है क्राइटेरिया निर्धारित किया गया कि ऐसे ही सदस्य ना, ऐसे ही ब्रिटिश सांसद भारत परिषद के सदस्य बन सकते हैं जो 10 वर्ष तक भारत में रह चुके हो और जिन्होंने हाल ही में भारत को छोड़ा हो। ठीक है। फिर बात आती है भारत परिषद केवल मुद्रा, सार्वजनिक ऋण, सीमा शुल्क, सेना और विदेशी मामलों संबंधी मामले ही भारत सचिव को भेज सकती थी। ठीक है। मतलब जो आपके सामने जो आपको दिख रहे मामले, केवल वही मामले भारत परिषद के पास रहे, बाकी सारे मामलों के लिए स्वायत्तता दी गई। तो देखो मुद्रा, सार्वजनिक ऋण, ये भी मतलब कुल मिला के जो वित्त से संबंधित, कौन से संबंधित? वित्त व रक्षा से संबंधित, वित्त व रक्षा संबंधित। देखो वित्त मतलब पैसों से संबंधित, जैसे मुद्रा, सार्वजनिक ऋण, सीमा शुल्क, ये तो हो गया आपके वित्त से संबंधित। सेना और विदेशी मामले ये आपके रक्षा से संबंधित हो गए। तो सिर्फ यही मामले जो है भारत सचिव को भेज सकती थी, कौन? भारत परिषद। यही भी 1919 अधिनियम में चेंज किया गया। फिर इसका कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। पहले जो है कितना वर्ष होता था कार्यकाल? 7 वर्ष 1919 अधिनियम से पहले, और बाद में कितना कर दिया? 5 वर्ष। ठीक है। फिर बात आती है भारत सचिव व परिषद पर होने वाला खर्च ब्रिटिश बजट पर भारित होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। 1919 अधिनियम ने क्या किया कि जो भारत सचिव और भारत परिषद है ना, उस पर जो खर्च होता था ना, पहले किस पर होता था? ऊपर बात करके आए, किस पर होता था? भारत पर होता था। लेकिन इस अधिनियम के बाद किस पर खर्च होने लग गया? ब्रिटिश बजट पर। देखो ऊपर मैं वापस ले जाता हूं आपको, क्योंकि जो थोड़ा सा अपन देख के चलते हैं ना तो ज्यादा अच्छा रहता है। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इस परिषद पर होने वाला वे भारत पर भारित होता था। किस पर? भारत पर भारित होता था लिखा हुआ था यहां पर। तो अब किस पर होने लग गया? तो नए मामले के हिसाब से किस पर होने लग गया? देखो अभी ऊपर चलते हैं। ये देखो भारत सचिव व परिषद पर होने वाला वे ब्रिटिश बजट पर भारित कौन से अधिनियम से? 1919 अधिनियम से। ठीक है। फिर अब भारत सचिव प्रांतीय स्थानांतरित मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मतलब जो भारत सचिव है, आगे हम पढ़ेंगे, प्रांतों को 2 प्रकार के मामले दिए थे। एक तो क्या हो गया आपके संरक्षित और एक स्थानांतरित। एक तो संरक्षित जो हम आगे एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, एक स्थानांतरित। तो इसमें ये जो लिखा गया कि जो भारत सचिव है ना, उसको जो प्रांतीय स्थानांतरित मामले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारत सचिव उसमें क्या नहीं कर सकता? हस्तक्षेप नहीं कर सकता। फिर छठा पॉइंट है आपका, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, छठा, 7वां, 8वां, 7 में देख लेते हैं। छठा पॉइंट जो आपका वो है कि प्रांतों के वित्तीय मामलों को भी भारत सचिव के हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया। ऊपर क्या था? देखो यहां पर क्या था कि भारत परिषद क्या है? केवल जो है आपका मुद्रा, सार्वजनिक ऋण, सीमा शुल्क, सेना और विदेशी मामला संबंधित जो है भारत सचिव को भेज सकते हैं। लेकिन यहां पर बात हो रही है प्रांतों की। क्या? प्रांतों की। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, तो प्रांतों के जो वित्तीय मामले थे ना, उनको भारत सचिव के हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन बनती है। ऊपर वाला केंद्र की बात हो रही है, जो केंद्र सरकार थी उस समय, उसको तो क्या रखा गया? उसके कुछ मामले जैसे मुद्रा, सार्वजनिक ऋण, वो तो भारत सचिव के अंडर रखे गए। लेकिन जो प्रांतों के वित्तीय मामले थे ना, प्रांतों के वित्तीय मामलों को भारत सचिव के हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया। इंपॉर्टेंट लाइन बनती है। 7वां है भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वह भारत के लिए एक महान लेखा परीक्षक, जिसको केग कहते हैं, क्या कहते हैं? केग, उसकी नियुक्ति कर सकता है। क्वेश्चन यहां से यह बनेगा, देखो मैं क्वेश्चन भी बता देता हूं साथ में कि क्या बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि 1919 अधिनियम में जो है किसके नियुक्ति का प्रावधान किया गया, और उसमें एक जो है कथन में यह लिखा होगा महालेखा परीक्षक, तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल किया गया। दूसरा क्वेश्चन अलग से क्या बन सकता है कि 1919 अधिनियम के तहत महालेखा परीक्षक यानी कि केग जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति ऑप्शन दिया होगा फिर वायसराय, ठीक है, भारत सचिव, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और ब्रिटिश सम्राट, ऐसे ऑप्शन दे दें। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार भारत सचिव जो है
सॉरी वो महालेखा परीक्षक है या फिर जिसको केग कहते हैं, उसकी नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन करता कौन है? तो ध्यान रखना, भारत सचिव को अधिकार था। ये किसको था? भारत सचिव को। तो उत्तर भारत सचिव हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं अपन कि यार मेरे तो पढ़ा हुआ ही नहीं था, बाहर से आ गया। नहीं, बाहर से नहीं आया, अपन ध्यान नहीं देते। तो भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वह भारत के लिए एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। किसको दिया गया? भारत सचिव को अधिकार। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला पॉइंट देखो, केग के अलावा एक और पद सृजित किया गया। भारत सचिव को भारत की केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करना पड़ता था। इस अधिनियम में इस कार्य के लिए भारतीय उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर भी कह सकते हो, इंडियन हाई कमिश्नर या भारतीय उच्चायुक्त पद का भी गठन किया गया, जिसका वेतन भारतीय कोष पर भारित था। तो देखो किस कार्य के लिए? पहले क्या था, जो भारत सचिव था ना, उसको केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के एक जो है ना सरकारों के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करना पड़ता था। अब इस अधिनियम के तहत, यानी कौन सा अधिनियम? 1919 अधिनियम के तहत एक प्रावधान किया गया कि यहां एक नया पद का गठन करते हैं, जिसका नाम था भारतीय उच्चायुक्त, या हम कह सकते हैं हाई कमिश्नर, इंडियन हाई कमिश्नर भी कह सकते हो, या भारतीय उच्चायुक्त पद का गठन किया गया, जिसका वेतन किस पर भारित था यह भी ध्यान रखना। बाकी सब ब्रिटिश, भारत परिषद का बजट तो ब्रिटिश बजट पर था, लेकिन जो आपका भारतीय उच्चायुक्त था ना, उसका बजट जो है भारतीय कोष पर यानी कि भारत पर भारित किया गया। यह भी एक अच्छा जो है आपको पता होना चाहिए, भारतीय उच्चायुक्त। अब भारतीय उच्चायुक्त के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो इसके बारे में, देखो उच्चायुक्त का यह पद 13 अगस्त 1920 को स्थापित किया गया। सबसे मेन बात ये डेट याद रखनी है कि भारतीय उच्चायुक्त, जिसको हाई कमिश्नर कहते हैं, उनका पद कब सृजित किया गया? तो 13 अगस्त 1920 को। किस अधिनियम के तहत? 1919 अधिनियम के तहत। ठीक है, इस पर प्रथम नियुक्ति किसको मिली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, कभी भी बन सकता है। विलियम स्टीवंस मेयर्स। ठीक है, विलियम स्टीवंस मेयर को जो है प्रथम, ये क्या थे आप ये मान के चलो, प्रथम उच्चायुक्त या प्रथम जो है हाई कमिश्नर थे। प्रथम हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त कौन था प्रथम जो है हाई कमिश्नर? तो विलियम स्टीवंस मेयर। ठीक है, उच्चायुक्त भारत परिषद और गवर्नर जनरल दोनों का अभिकर्ता होता था, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष था। ध्यान रखना, ऊपर एक चीज अपन पढ़ कर आए, वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है पढ़े तो अच्छे से ही पढ़े। ब्रिटिश जो आपकी भारत सचिव या भारत जो परिषद है, उसका कार्यकाल 7 से कितना कर दिया? 5 वर्ष। यह था भारत परिषद का कार्यकाल, और 6 वर्ष किसका कार्यकाल निर्धारित किया गया? तो भारतीय उच्चायुक्त पद का जो है कार्यकाल निर्धारित किया गया। तो ये थी अपन जो है पढ़ चुके, जो किसके बारे में पढ़ चुके, ऊपर वापस देखना पड़ेगा, भारत परिषद में जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में। अब दूसरी जो आती है वो आती है गवर्नर जनरल व कार्यकारिणी परिषद। इसके बारे में देखते हैं। जो गवर्नर जनरल है और उसकी कार्यकारिणी परिषद है, उसमें क्या चेंजेस किए गए? तो 1919 के अधिनियम में गवर्नर जनरल व उसकी कार्यकारिणी परिषद की शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लाइन नोट कर ले इसको। ठीक है, जो 1919 अधिनियम है उसमें गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद है, उसकी शक्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में कई सुधार किए गए, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या किया गया? अधिक भारतीयों की नियुक्ति की गई, और इसके अलावा कुछ जो है सुधार किए गए, वो नीचे दिए हुए हैं कि केंद्रीय कार्यकारिणी में क्या जो है परिवर्तन किया गया। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अब देखो केंद्रीय कार्यकारिणी में क्या परिवर्तन किया गया। सबसे पहला, कार्यकारिणी परिषद पर से अधिकतम सदस्य संख्या संबंधी जो है ना प्रतिबंध है वो हटा दिया गया। पहले इसमें जो अधिकतम संख्या संबंधी कोई जो आपका प्रतिबंध था उसको क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक है, फिर 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले भारतीय उच्च न्यायालय के वकीलों को परिषद का कानूनी सदस्य बनाने योग्य माना गया। इंपॉर्टेंट है कि कोई भी भारतीय जिसको 10 वर्ष का भारतीय उच्च न्यायालय के वकील के रूप में अनुभव है, उसको क्या किया गया? कानूनी सदस्य बनाने के लिए योग्य माना गया। और इस प्रकार प्रथम, देखो इसको अलग से नोट करवा देता हूं मैं आपको, प्रथम जो है भारतीय कानूनी सदस्य कौन बने? तेज बहादुर सप्रू। नोट कर लेना इसको, देखो शॉर्ट नोट बना ले आप अपने। तो देखो 10 वर्ष के लिए जो 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त कोई अगर वकील है भारतीय उच्च न्यायालय का, उसको कानूनी सदस्य बनाने के योग्य माना गया। और प्रथम भारतीय कानूनी सदस्य थे तेज बहादुर सप्रू। नाम याद रख लेना। फिर एक अगला क्वेश्चन, अगला कथन कि कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। यह भी ध्यान रखना। ठीक है,
ऊपर एक लाइन पढ़ी है, उसको भी थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं मैं आपको। ऊपर अपन ने क्या पढ़ा कि कार्यकारिणी परिषद में जो है अधिकतम सदस्य संख्या प्रतिबंध हटा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय कितने भी शामिल हो सकते हैं। पहले जो है कार्यकारिणी परिषद में भारतीय एक शामिल हो सकता था, अब जो है जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीयों की संख्या एक से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। ठीक है, लेकिन ये सदस्य जनता के प्रतिनिधि न होकर सरकार के चहेते होते थे, इन्हें कम महत्व के विभाग दिए जाते थे। मतलब इसको जनता नहीं चुनती थी, जैसे तेज बहादुर सप्रू है, कानून जो सदस्य थे उनको जनता ने थोड़ी ना चुना था, वो जो ब्रिटिश सरकार के नीचे रहते थे ना, काम करते थे, उन्हीं को जो बना देते थे। तो 1 से बढ़ाकर 3 कर दिया भारतीयों की संख्या को, किसमें, कार्यकारिणी परिषद में। ठीक है, और भारतीय सदस्य कानून बनाने के लिए अधिकृत नहीं थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखो तीसरा जो भाग है वो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा जो है स्पष्ट नहीं दिखेगा, फिर भी थोड़ा देखने की कोशिश करें। तीसरा जो सुधार किया गया केंद्रीय विधानमंडल में, 1919 के अधिनियम में पहली बार जो है द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका की स्थापना की गई। तो एक देखो 1919 अधिनियम है, इसको ध्यान रखना। इसमें जो है आपका क्या किया गया, केंद्र में द्विसदन, केंद्र में, यह बात मैं हमेशा ही बताता हूं, केंद्र में द्विसदन कब शुरू किया गया, 1919 में। और 1935 में क्या किया गया, प्रांतों में द्विसदन, प्रांतों में द्विसदन की व्यवस्था, यानी 2 सदन, जैसे लोकसभा राज्यसभा होते हैं वैसे ही। ठीक है, एक 1919 में उल्टा था, वो था प्रांतों में द्वैध शासन, जो आगे पढ़ेंगे हम। प्रांतों में द्वैध शासन कब, 1919 से। और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन, ये उल्टा है, ध्यान रखना, ये केंद्र में द्वैध शासन। द्वैध शासन जो है 1919 में प्रांतों में लगा, केंद्र में जो है 1935 में, और द्विसदन 1919 में केंद्र में और 1935 में प्रांतों में। तो ये भी आप नोट कर लें। तो 1919 अधिनियम में जो है पहली बार जो है केंद्र में द्विसदन आए, जिसमें से जो उच्च सदन था उसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, नाम दिख रहा होगा वरना लिख देता हूं, उच्च सदन। ठीक है, उच्च सदन, उच्च सदन था जिसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। जो क्या था, उच्च सदन था, जिसको कहते थे राज्य परिषद। क्या कहते थे, राज्य परिषद कहते थे। ठीक है, दूसरा था निम्न सदन। ठीक है, निम्न सदन, वैसे दिख रहा होगा आपको, क्वालिटी बढ़ा लें आप, 360 कर लेंगे तो दिख जाएगा। इसको कहते थे आप लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसको जो है वैसे हिंदी में कहते थे विधानसभा। क्या कहते थे, विधानसभा। ये चीज अगर नोट कर लिया आपने, ये निम्न सदन होता था। तो एक बात मैं अब बता देता हूं आपको, देखो यहां से देख रहे हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम राज्य परिषद कहते थे, राज्य परिषद, उसमें सदस्य संख्या थी आपकी 60। ठीक है, 60 में से आपके मनोनीत सदस्य थे 27। मनोनीत कितने थे, 27। और निर्वाचित कितने थे, निर्वाचित थे आपके 33। ठीक है, 60 में से। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। इन मनोनीत में से 20 सदस्य सरकारी होते थे, 20 सदस्य, एक मिनट, क्या होते थे, 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे, सरकारी सदस्य। ठीक है, 20 कितने हो सकते थे, सरकारी हो सकते थे। ठीक है, फिर बात निर्वाचित की करें। निर्वाचित में सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी, निर्वाचित में 11 मुस्लिम, कितने, 11 तो आपके मुस्लिम, 3 आपके यूरोपीय और 1 आपका सिख हो सकता था, और बाकी जनरल होते ही थे। तो ये ध्यान रखना, 11, 3, 14 और 1, 15। 15 जो है आपके जो है क्या थे, आरक्षित थे, बाकी जो है बचे हुए 18 आरक्षित नहीं थे। तो ये जो है आपका राज्य परिषद का जो है एक लेखा जोखा है, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट उच्च सदन कहते हैं। 60 सदस्य होते थे, मनोनीत 27, जिसमें से 20 सरकारी सदस्य हो सकते थे, और निर्वाचित 33, जिसमें से जो है 15 सीटें रिजर्व थी, 11 मुसलमानों के लिए, 3 यूरोपियों के लिए और 1 सिखों के लिए। फिर दूसरी बात आती है आपकी निम्न सदन की, जिसको कहते हैं विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा में आपके 145 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें से मनोनीत थे 41 सदस्य, कितने, 41 सदस्य। और निर्वाचित कितने थे, तो निर्वाचित थे आपके 104 सदस्य। ठीक है, इसमें से जो 26, इस जो मनोनीत में से 26 थे सरकारी सदस्य, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 26 क्या थे, सरकारी सदस्य थे, उसमें 20 थे, इसमें कितने थे, 26। और जो 104 थे ना, इसमें से सामान्य, जिनका जो है सामान्य सीटें थी 52। ठीक है, और जो है सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्र कितने थे, सांप्रदायिक चुनाव, क्योंकि सांप्रदायिक व्यवस्था थी, तो सांप्रदायिक जो रिजर्वेशन था सांप्रदायिक, वो थे आपके 32। और 32 में से कौन किस में से था, तो 32 में 30 तो थे मुस्लिम, 30 तो क्या थे, मुस्लिम, और आपके 2 थे सिख,
ये भी ध्यान रखना आपको, यहां लिखा हुआ है लेकिन अगर नहीं दिख रहा तब लिख रहा हूं मैं। और फिर जो है आपके 20 कहां से थे, 20 थे आपके विशेष क्षेत्र से, कहां से, विशेष चुनाव क्षेत्र से। तो ये टोटल आपके सदस्यों का लेखा जोखा था। ठीक है, विधानसभा में 145 मनोनीत 41, जिसमें से 26 आपके सरकारी और 104 निर्वाचित, जिसमें से 20 विशेष क्षेत्र से, 52 सामान्य और 32 आपके रिजर्वेशन से, जिसमें से 30 मुस्लिम और 2 सिख थे। ठीक है, फिर बात आती है आपका, थोड़ा सा इनको पढ़ लेते हैं, थोड़ा ही बच्चा है अपने पास, अब क्लास बड़ी होगी लेकिन आपको अच्छे से मिलेगी। फिर बात आती है कि केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष था। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा जिसको हम कह सकते हैं उच्च सदन, सॉरी निम्न सदन। कौन सा सदन, निम्न सदन। केंद्रीय विधानसभा मतलब हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका कार्यकाल कितना वर्ष था, 3। और राज्य परिषद जिसको हम कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट, उच्च सदन। कौन सा सदन, उच्च सदन, इसका कार्यकाल था आपका 5 वर्ष। कितना, 5 वर्ष। तो 3 वर्ष और 5 वर्ष। ठीक है, वायसराय को केंद्रीय विधायिका के किसी भी सदन को सामान्य कार्यकाल समाप्ति से पूर्व ही भंग करने का अधिकार दिया गया था। तो ध्यान रखना कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो है आपके द्विसदनात्मक व्यवस्था है उसके निम्न सदन और उच्च सदन दोनों को भंग करने का। ठीक है, देखो बात क्या है कि वायसराय को केंद्रीय विधायिका के किसी भी सदन का, ऐसा नहीं कि उच्च सदन विघटित नहीं हो सकता, किसी भी सदन का सामान्य कार्यकाल समाप्ति से पूर्व ही भंग करने का अधिकार किसको था, वायसराय को था। तो कुल मिला के उच्च सदन, वर्तमान में जैसे राज्यसभा उच्च सदन है उसको विघटित नहीं कर सकते, लेकिन उच्च समय उच्च सदन और निम्न सदन, उच्च सदन और निम्न सदन दोनों को भंग कर सकते थे। कौन भंग कर सकता था, वायसराय भंग कर सकता था। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था उसमें मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली लागू की गई थी। सबसे पहले कब, 1909 में। और 1919 के अधिनियम में ऊपर हम सीटों का बंटवारा देख चुके। इस प्रणाली में इसका विस्तार करते हुए सिख और आंग्ल भारतीय व यूरोपियों के लिए भी जो है सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जो है शुरू कर दी गई। वापस देखो इस सेंटेंस को, जो 1919 अधिनियम है उसको जो है सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सिर्फ मुसलमानों को दी गई थी, लेकिन 1919 में इसका विस्तार किया गया। क्या किया गया, विस्तार। और सिख मुसलमानों के साथ साथ जो है सिख, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय, तीनों नाम ध्यान रख लेना, सिख, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय, इनको भी सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के तहत जो है रिजर्वेशन दिया गया। ऊपर सीटों के बंटवारे में अपन देख चुके हैं। फिर देखो 1919 अधिनियम है उसके तहत पहली बार 1920 में निर्वाचन हुए। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनता है कि 1919 अधिनियम के तहत जो आपके द्विसदन सदन थे उसमें निर्वाचन सबसे पहले कब हुआ, 1920 में। तथा 9 फरवरी 1921 को पहली केंद्रीय विधानसभा गठित की गई। कब, 9 फरवरी 1921 को प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठित की गई। और इस अधिनियम के तहत, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 केंद्रीय विधानसभाओं का गठन हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, 1919 अधिनियम के तहत, 1919 अधिनियम के तहत कितनी बार चुनाव हुए, तहत कितनी बार चुनाव हुए, कितनी बार चुनाव हुए। तो चुनाव कितनी बार हुए आपके, 6 बार। ठीक है, कब कब, 1920। और 3 साल का कार्यकाल था। केंद्रीय विधानसभा की बात हो रही है, राज्य परिषद की नहीं हो रही। 3-3 साल का था तो 1926 में हो गया। ठीक है, 23 में हो गया, 26 में हो गया। फिर 4 साल से हुए एक बार 30 में, फिर वापस 4 साल से 34 में, और फिर हुए 1945 में। ठीक है, ये डेट आपकी दी हुई है। वैसे 1945 से पहले जो है ना आपके, 1945 से पहले जो है आपके क्या लग चुका था, भारत शासन अधिनियम 1935 लग चुका था। लेकिन जो है इस जो अधिनियम के तहत ये चुनाव की श्रेणी में 6 बार जो है केंद्रीय विधानसभा का गठन जो है बताया गया है। ठीक है, फिर बात आती है आपकी, जो विधानमंडल है उसके प्रथम अध्यक्ष को वायसराय द्वारा 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए नामित किया गया था। इसके उपरांत विधायिका अपने में से अध्यक्ष का निर्वाचन करती थी। जो प्रथम अध्यक्ष था ना उसको तो वायसराय ने जो है क्या किया था, नामित किया था। उसके बाद जो है जितने भी चुनाव हुए उसमें खुद के जो सदस्य हैं, जैसे वर्तमान में होता है वैसे जो है अध्यक्ष का चुनाव होता था। फिर देखो राज्य परिषद जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट करते हैं, उसके प्रथम अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर मूडी मैन। कौन थे, अलेक्जेंडर मूडी मैन। नाम ध्यान रखना किसके, राज्य परिषद के। ठीक है, और विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, जो विधानसभा यानी कि निम्न सदन था उसके प्रथम स्पीकर थे फ्रेडरिक व्हाइट। दोनों नाम अलग अलग हैं, नाम ध्यान रख लेना। राज्य परिषद के प्रथम सदस्य अलेक्जेंडर मूडी मैन, और विधानसभा यानी निम्न सदन के प्रथम स्पीकर कौन थे, फ्रेडरिक व्हाइट थे। ठीक है, और डिप्टी स्पीकर कौन थे, विधानसभा के भारतीय थे, इसलिए नाम याद रख लेना, सचिदानंद सिन्हा। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। विधानसभा यानी कि निम्न सदन जो है उसके डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो,
उपाध्यक्ष भी कह सकते हो, वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर बात आती है अपनी विधानमंडल को वायसराय संबोधित कर सकता था, ये लाइन भी आपको याद रखनी है। फिर एक केंद्रीय विधायिका को किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेना आवश्यक था। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन कि केंद्रीय विधायिका थी ना, उसके किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए किसकी अनुमति लेना जरूरी था? गवर्नर जनरल से अनुमति लेना आवश्यक था। आप जो भी विधेयक पास करोगे, मतलब प्रस्ताव मतलब रखोगे या फिर जो है मतलब प्रस्तुत करने के लिए जाओगे, तो पहले गवर्नर जनरल से अनुमति लेना जरूरी था। ठीक है। फिर अब जो है आपके पास थोड़ा सा जो बचा अपने पास, उनको और देख लेते हैं कि जो भारतीय विधायक, एक मिनट, भारतीय जो विधायिका है वो भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी कानून को परिवर्तित या वापस नहीं कर सकती थी। यह बात ध्यान रखना। मतलब अगर ब्रिटेन से कोई कानून बन के आ रहा है तो उसको भारतीय जो द्विसदनात्मक व्यवस्था उसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। राज्य परिषद या केंद्रीय विधानसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई। मतलब जो आपके उच्च सदन और निम्न सदन थे ना, उसमें अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो न्यूनतम आयु कितनी थी? 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष से अधिक वाला ही चुनाव लड़ सकता था। और महिलाओं को किसी भी निर्वाचन या मनोनयन के योग्य नहीं थी। मतलब महिलाओं को जो है निर्वाचन होने के लिए या मनोनीत होने के लिए, निर्वाचन और मनोनयन दोनों में महिलाओं को जो है योग्य नहीं माना गया था। मतलब कोई भी सदस्य जो है ना राज्य परिषद और विधानसभा की, महिला नहीं हो सकती थी। फिर बात आती है प्रांतों में सीटों का बंटवारा किस तरह से हुआ था, ये थोड़ा सा आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। मद्रास से 5 सीटें आपकी जो है राज्य परिषद, ये आपकी राज्य परिषद, ठीक है ना, और ये आपकी जो है विधानसभा है। राज्य परिषद में मद्रास से 5 और विधानसभा से जो है आपकी कितनी सीटें थी? 16 सीटें थी। बॉम्बे में से 6 और 12, ये नोट कर लेना। बंगाल से 6 और 15, संयुक्त प्रांत से 5 और 16, पंजाब से 2 और 12, बिहार और उड़ीसा से 3 और 12, मध्य प्रांत से 1 और 5, बर्मा से 2, बर्मा इस समय भारत का पार्ट होता था, 2 और 4, और आसाम से 1 और 4। ये जो है केंद्रीय विधानसभा और ये राज्य परिषद सीटों का बंटवारा है, जिसको आप जो है नोट कर लें। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा, और जो भी आप जो है सजेशन देना चाहें दे सकते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं कल। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।